syllabus code is 9618. Here it says 9608. There is a minor difference. Data structures has been added. Otherwise, wherever the paper would say write down the program, so you need to change the question and write down the pseudocode. So you'll have to practice the pseudocode. Otherwise, the question will remain same. Scenarios are all same. Topics are all same. We refer to the first one. It says computer program have to evaluate expression, study the sequence of the pseudocode statement, values, sign, statement, generate error also. In that case, you'll be writing errors too. N1, N2 answer real है, found की value, found is a boolean variable is valid boolean है, N1 की value 3 है, N2 9 है. Here it says कि N1 plus N2 करना है आपने. So that means 9 plus 3 करेंगे तो ये 12 हो जाते हैं और फिर divide by 6 करोगे तो 6 2 is 12, तो आंसर में जाता है 2. नेक्स्ट स्टेटमेंट को अगर आप देखें तो ये 3 इंटू n1 माइनस 2, तो n1 की वैल्यू होती है 3, तो 3 माइनस 2 ये आ जाएगा 1 और फिर 3 1 था 3 हो जाएगा, प्लस n2 जो था वो 9 था, 9 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 4.5, तो यहाँ से 3 1 था 3 और प्लस 4.5 हम करेंगे तो आपको टोटल मिल जाता है 7.5. इसकी अगर बात करें तो n1 मोर देन n2 है, तो n1 है 3 3 is 3 more than 9, no it's not, the condition is false. N2 is n2 equals to 9, yeah that's true, one of the condition is true, one of the condition is false, and wouldn't work. Using and you'll have to have both the condition to be true at the same time, so यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा false. Found में है false is valid, n1 is more than n2 divide by 2, तो पहले आपको n2 डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, तो n2 है 9, 9 को डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये बन जाएगा 4.5, n1 की वैल्यू है 3, क्या 3 ग्रेटर है 4.5 से? नो इट्स नॉट, नो इट्स नॉट. और फाउंड इज इक्वल्स टू फॉल्स, क्या फाउंड में फॉल्स है? या दैट्स ट्रू, फाउंड में फॉल्स है. एक कंडीशन फॉल्स है, एक ट्रू है, और वुड वर्क और विल डू, और में कोई एक कंडीशन का ट्रू होना चाहिए, तो फाउंड में आपको आंसर मिल जाएगा. यहाँ पर इसको इस वैलिड में आंसर आपको मिलेगा ट्रू. इधर अगर हम देखें तो 1034 ये एक स्ट्रिंग है, व्हाई बिकॉज़ कोटेशन मार्क्स आर रिटन देयर, और कोटेशन मार्क के साथ आप कॉन्केटेनेशन कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, मीनिंग ज्वाइन कर रहे हैं 65. तो देखने से लगता है कि ऐसा होगा कि 1034 में ज्वाइन करेगा प्लस का साइन, उसके अंदर ज्वाइन करेगा 65, मगर प्रॉब्लम है लेफ्ट हैंड साइड पे. और ये प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि यहाँ पर आप स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर रहे हैं, सो यू आर ज्वाइनिंग मेनी सब स्ट्रिंग इनटू वन लॉन्ग स्ट्रिंग, बट द प्रॉब्लम इज आंसर हैज बीन डिफाइंड ऑन द टॉप एज रियल. तो बहुत सारे स्ट्रिंग को ज्वाइन करके आप स्ट्रिंग में ही डाल सकते हैं, एक रियल वेरिएबल में नहीं डाल सकते, तो यहाँ पर एरर है, तो ये एरर आ जाएगा. यहाँ तक क्लियर है बात? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं प्रोग्राम इज टू सिमुलेट द ऑपरेशन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लॉजिक गेट. जैसे आप ओ लेवल्स में लॉजिक गेट करते थे, द गेट हैज टू इनपुट 0 and 1 which are entered by the user. The program will display output 0 or 1 from the gate. The program uses the following identifier in the pseudocode below: p, p, q, x, और इसमें सारे इंटीजर हैं, दो इनपुट सिग्नल है, एक आउटपुट है. तो यहाँ पे ये कंडीशंस को अगर देखते हुए pseudocode को अगर हम समझे तो ये बात कर रहे हैं कुछ इस तरह कि एक आपके पास p का कॉलम है, p की वैल्यू आप इनपुट करेंगे और फिर q की वैल्यू आप इनपुट करेंगे, और इस पर डिपेंड कर रही होगी x की वैल्यू. तो पहला सिनेरियो इसने कहा कि अगर 1 हो और q में 0 हो, p 1 और q 0 हो, या फिर p 0 और q 1 हो, और या फिर p भी 0 और q भी 0 हो, उस केस में x हो जाएगा 0. यानी इन तीनों केसेस में से कोई सी भी कंडीशन होगी तो x की वैल्यू 0 मिलेगी. अदरवाइज x 1 हो जाएगा, अदरवाइज x 1 हो जाएगा. वो x अगर 1 होता है तो व्हाट दैट केस वुड बी, यू आर राइट, तो फिर वो केस होगा कि जब p में भी 1 और q में भी 1 हो तो फिर आपको x मिलना चाहिए. एग्जामिनर कहता है कि इसी बात को आप किसी और तरीके से लिख सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? व्हाट चेंजेस विल यू मेक इन दिस इफ कमांड? p and q 1 अगर है तो आप कर सकते हैं इसको 1 और इसको 0, और आपको ये सब लिखने की फिर जरूरत नहीं रहेगी. A long if command can be cut down or can be reduced to this one. ये हो सकता है. इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन भी है? यहाँ पे और लगा दो और इसको कट ऑफ कर दो. बाकी के कोई चेंज नहीं करना, बस ये एक चेंज करना है. इसका मतलब है कोई एक भी अगर कंडीशन ट्रू हो जाए, कहीं पर भी 0 हो, तो ये 0 दे देगा आपको. तो ये अभी भी ऐसे ही ठीक काम करेगा ये. ठीक है.
उसके बाद आगे चलते हैं। तो इसमें दो सोल्यूशन यहाँ पर आपको पता है, सोल्यूशन 1 सोल्यूशन 2, वी हैव डिस्कस दैट। आगे बढ़ते हैं। रेगुलर कस्टमर एट अ सुपरमार्केट यूज अ रिवॉर्ड कार्ड एट द पॉइंट ऑफ सेल। मान लेते हैं कि आप सुपरमार्केट जाते हैं, इम्तियाज सुपरमार्केट, और आपके पास रिवॉर्ड कार्ड है जो सुपरमार्केट वाले ने दिया हुआ है, और ये कार्ड आप यूज कर रहे होते हैं पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पे। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल वो होता है या कंप्यूटर वो होता है जहाँ पे बिलिंग होती है सुपरमार्केट में। Points are calculated from every transaction added to the point total stored on the card. आपके पॉइंट्स कैलकुलेट होंगे आपके ट्रांजेक्शन्स पे, और जितने भी पॉइंट्स होंगे वो ऐड होंगे और आपके कार्ड पे स्टोर हो जाएंगे। वन रिवॉर्ड पॉइंट इज गिवन फॉर एवरी $1 स्पेंड। एक पॉइंट आपको मिलेगा रिवॉर्ड पॉइंट हर $1 खर्च करने पर। When the point total exceeds to 500, the customer can either, जब आपके ये टोटल पॉइंट्स का 500 हो जाएगा तो फिर आप क्या कर सकते हैं, दो में से कोई एक काम कर सकते हैं। नंबर एक, पे द फुल अमाउंट ड्यू एंड इंक्रीज देयर पॉइंट्स टोटल। आप अपना बाकी का अमाउंट उनको पे करें और आपका पॉइंट्स का टोटल बढ़ जाएगा। या फिर गेट $1 डिडक्टेड एंड अमाउंट ड्यू इन एक्सचेंज फॉर 500 रिवॉर्ड्स पॉइंट। अपने 500 पॉइंट उनको दे दें और उसके फायदे में आपको ये होगा कि आपको $1 का डिस्काउंट मिल जाएगा। $1 आपके बिल से डिडक्ट हो जाएगा। द न्यू पॉइंट्स टोटल एंड अमाउंट टू बी प्रिंटेड ऑन द रिसीट। फिर आपको जो है ये अमाउंट प्रिंट करना है और न्यू पॉइंट्स टोटल आपका कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि अगर आप $1 करवा रहे हो 500 पॉइंट उनको दे रहे हैं तो आपके पॉइंट्स तो कम हो जाएंगे। तो पॉइंट्स अपडेट होने और टोटल भी कैलकुलेट होना है। अ प्रोग्राम इज टू बी रिटन विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। रीड द पॉइंट टोटल फ्रॉम द कार्ड। सबसे पहले आपको कार्ड्स के पॉइंट रीड करने हैं। प्रोसेस द अमाउंट स्पेंड। फिर आपको अमाउंट इंटर करना पड़ेगा कि कितने पैसे की आपने ट्रांजैक्शन की है, उस पे फिर आपको पॉइंट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, और फिर आपको आउटपुट करना पड़ेगा। साथ साथ ये भी कहता है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन है कैलकुलेट पॉइंट्स हैज ऑलरेडी बीन कोडेड। ये फंक्शन है यूजर डिफाइंड जिसका नाम है कैलकुलेट पॉइंट्स, ये ऑलरेडी लिखा जा चुका है। और ये फंक्शन क्या करेगा, टू कैलकुलेट द न्यू पॉइंट एंटर्ड फ्रॉम द अमाउंट स्पेंड। ये आपको पॉइंट्स कैलकुलेट करके दे देगा जितने भी आपका बिल बना होगा उस पर। स्टडी द फॉलोइंग स्यूडोकोड। आपने स्यूडोकोड पढ़ा। इनपुट अमाउंट ड्यू, तो आपको जो सुपरमार्केट वाले को पे करना है वो अमाउंट आपने इंटर किया। कैलकुलेट पॉइंट्स, ये एक फंक्शन चलेगा और फंक्शन के साथ पैरामीटर पास होगा। अगर आपने 5,000 रुपए का बिल बनाया, आपका 5,000 रुपए की आप ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं, तो ये अपने साथ पैरामीटर लेके जाएगा और पॉइंट्स कैलकुलेट करके लाएगा। जो पॉइंट्स कैलकुलेट करके लाएगा, दोस पॉइंट्स आर टू बी स्टोर्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इन द वेरिएबल। आपको पता कैसे लगा कि ये एक फंक्शन है, अगर वो ऊपर मेंशन भी नहीं करता फिर भी आपको फंक्शन का यहाँ के पता लग जाता है। फंक्शन के लेफ्ट पर मैंने बताया था या तो कोई वेरिएबल होना चाहिए या फिर आउटपुट होना चाहिए। तो यहाँ आउटपुट तो नहीं है, वेरिएबल, इसका मतलब ये कोई वैल्यू लाएगा जो यहाँ स्टोर हो रही है। और अगर आउटपुट होता इसका मतलब वो जो वैल्यू आती रिटर्न करता वो फंक्शन, वो आउटपुट हो जाती, प्रिंट हो जाती। उसके बाद जो पॉइंट्स कैलकुलेट होके आएंगे यहाँ पड़े होंगे, न्यू पॉइंट्स में आएंगे, वो न्यू पॉइंट्स इसमें ऐड हो जाएंगे टोटल में। और इस तरह ये चेक करेगा कि अगर आपका टोटल 500 से एक्सीड कर गया तो आपसे पूछेगा कि आप एक्सचेंज करना चाहते हैं पॉइंट्स। आप रिस्पॉन्स इंटर करेंगे यस और नो। अगर आपने यस इंटर कर दिया तो आपके पॉइंट में से 500 पॉइंट्स कम कर देगा और उसका फायदा आपको ये होगा कि आपके बिल में से $1 घटा देगा, माइनस कर देगा। अमाउंट ड्यू में से $1 इसने कम कर दिया और आपको न्यू अमाउंट ड्यू और पॉइंट्स टोटल आपको प्रिंट कर देगा। ये स्यूडोकोड तो बना हुआ है, ऊपर क्वेश्चन भी था। अगर क्वेश्चन होता स्यूडोकोड बनाने को देता तो आप ये लिखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है क्या, फिर इसने नेक्स्ट क्वेश्चन इसको दिया है कि एल्गोरिथम इज आल्सो टू बी डॉक्यूमेंटेड विद द प्रोग्राम फ्लो चार्ट। आपने इस स्यूडोकोड को प्रोग्राम फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना है और वो प्रोग्राम फ्लो चार्ट नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है। लेकिन पहले इसमें सिंबल्स का आपको पता होना चाहिए। अगर सिंबल देखें तो इनपुट के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे आप, पैराग्राफ। ये कैलकुलेट पॉइंट यहाँ पर कॉल हो रहे हैं, जब कॉल करते हैं तो आप ये वाला सिंबल यूज करेंगे, रेक्टेंगल, और इसके साइड पे लाइंस होंगी और अंदर आप लिख देंगे कैलकुलेट पॉइंट। इसका मतलब है ये प्रोसीजर कॉल, ये फंक्शन या प्रोसीजर कॉल होगा। और उसके बाद यहाँ पर ये प्रोसेस होगा, यहाँ पर कंडीशन होगी तो ये कंडीशन बनेगी, जहां पर आउटपुट है वहां पे फिर से पैरेललोग्राम होगा, इनपुट में भी पैरेललोग्राम होगा।
यहाँ पर कंडीशन है तो इसमें ये लगेगा डायमंड। कंडीशन के ट्रू होने पर आपको ये दो काम करने हैं, तो इन दो कामों के लिए एक ही प्रोसेस बॉक्स बना लें या दो अलग अलग बना लें, आपकी मर्जी है। एक प्रोसेस करें फिर दूसरा प्रोसेस करें, यूं भी दे सकते हैं। एक प्रोसेस करें फिर दूसरा प्रोसेस करें, यूं भी दिखा सकते हैं इसको। वो आपकी मर्जी है कि आप कैसे दिखाएंगे। वो भी अगर आपको बनाने को दे जब आप ये काम करेंगे, अगर पहले से बना हुआ है सिर्फ फिल ही करना है तो फिर आपके पास चॉइस नहीं रह जाती। इसके लिए दोनों के लिए आपको प्रोसेस बॉक्स बनाना पड़ेगा, इन दोनों के लिए। बाकी आउटपुट के लिए आपको पैराग्राम बनाना पड़ेगा। यहां से उठाते हैं इसको। लेट मी कॉपी दिस एल्गोरिथम फर्स्ट। ये साइड पे आपको फ्लो चार्ट दिखाया। सबसे पहले फ्लो चार्ट को जब आप स्टार्ट करते हैं, अच्छा एग्जामिनर ने जो आपको दिखाया है फ्लो चार्ट, ये था क्या, ये ऐसा था। आपने इसको फिलअप करना है। तो पहले स्टार्ट होगा, फिर इनपुट होगा, इनपुट करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे कैलकुलेट पॉइंट कैलकुलेट हुआ है, उसके बाद पॉइंट्स टोटल इज इक्वल टू पॉइंट्स टोटल प्लस न्यू पॉइंट, इसके अंदर छाप दोगे। फिर इफ पॉइंट्स टोटल मोर देन 100 वो यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद कंडीशन आपको देनी है, वो कंडीशन आप देंगे तो आपको देखने में लाइन छापनी है सारी। इफ पॉइंट्स टोटल मोर देन 100 यहाँ पर आ गया, यस होने पे इसको काम ये काम करना है आपने, यस होने पे ये सारे काम करने हैं। पहले आउटपुट आएगा, आउटपुट स्टेट पॉइंट ये आ गया, फिर उसके बाद इनपुट हो रहा है, रेस्पॉन्स ये आ गया, उसके बाद एक और कमांड है, रेस्पॉन्स अगर यस हो फिर आपने फिर दो काम करना है और ये -500 करना है, -1 करना है, और उसके बाद फाइनली आपने आउटपुट। फ्लो चार्ट के क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, बनाने को देने को भी आ सकते हैं। बिल्कुल, फिर स्यूडो कोड दिया हुआ होगा। और अगर स्यूडो कोड नहीं दिया हुआ है तो फ्लो चार्ट दिया हुआ होगा और कहेगा इसको देख के आप स्यूडो कोड लिखें। यहां से आगे बढ़ते हैं। अब ये बड़ा जबरदस्त किस्म का क्वेश्चन है, ये समझ आ जाए उसकी बात है, और जिसको समझ नहीं आएगा क्वेश्चन तो वो गड़बड़ कर देगा सवाल में। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। स्टैंडर्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स आर फोर। वो आप कार्ड्स खेलते हैं, आपने देखा होगा तो उसमें आपके पास चार सेट्स होते हैं, क्लब, डायमंड, हार्ट्स एंड स्पेड्स। ईच कार्ड इज अ वैल्यू शोन बाय इट्स नंबर और अ नेम। आपने देखा है कि आप जब कार्ड्स होल्ड करते हैं अपने हाथ में तो उसमें इस तरह से नंबर लिखा होता है, या तो नंबर लिखा होता है या फिर कार्ड्स का नाम, नेम में टाइटल लिखा होता है। टाइटल जैसे किंग हो या जैक हो तो लिखा होगा किंग या क्वीन या जैक या एस। That's what it says. हर कार्ड के ऊपर either has a value or card or has one combination for each value. Each card has a value shown or the name. वन जो होगा वो एस के लिए, अगर वन है तो इसका मतलब ये एस है। बाकी 2 से लेके 11 तक वो नॉर्मल नंबर होंगे। 12 क्वीन के लिए होता है और 13 जो है वो किंग के लिए होता है। और मुझे तुम्हारी आवाज, अगर तुम कुछ कहना चाह रहे हो तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाह रहे हो। और तुम्हारा माइक्रोफोन ऑन है, और अगर तुम कुछ कहना नहीं चाहते तो मैं आपको म्यूट कर देता हूँ। वैसे अगर माइक आपने ऑन रखा हुआ था, अगर आपको कुछ सवाल पूछना तो आप चैटिंग बॉक्स में एंटर कर लेना। The pack of card has one combination for each suit and value। इस तरह के 1 से लेकर 13 तक के नंबर हर सेट में है, चारों सेट में आपको मिलेंगे। A program is to be written which simulates a magician dealing all 52 cards from the card pack। आप मैजिशियन ने मान लेते हैं और आपके हाथ में पूरा कार्ड पैक है, तो पूरे कार्ड पैक का मतलब 13 13 13 13, टोटल कितने नंबर हो गए? 52 बनते हैं टोटल। तो टोटल कार्ड्स जो है वो 52 है। दैट मींस अ मैजिशियन विल बी डीलिंग विद ऑल टुगेदर 52 कार्ड्स इन हिज हैंड। तो प्रोग्राम जनरेट्स द पेयर ऑफ नंबर। कहते हैं अब आपका प्रोग्राम ऐसा है कि दो तरह के रैंडम नंबर वो जनरेट करेगा। कौन से? द फर्स्ट इन द रेंज ऑफ 1 to 4, 1 से 4 तक की रेंज में कोई भी नंबर जनरेट करेगा। मान लिया 2 जनरेट कर दिया, फिर एक और नंबर जनरेट करेगा और मान लिया कि जी 5 जनरेट कर लिया। तो कहता है
टू जो रिप्रेजेंट करेगा वो शूट को, मतलब शूट कितने थे, वो ये थे, क्लब, डायमंड, हार्ट्स एंड स्पेड। तो वन हो जाएगा क्लब, टू हो जाएगा डायमंड। अभी मैंने एंटर किया टू, मतलब मैंने डायमंड वाला कार्ड जो किया है या मैंने उठाया है। और नंबर कौन सा, डायमंड तो है लेकिन डायमंड में नंबर कौन सा है, नंबर 5 वाला कार्ड। यहां तक बात समझ आ गई है? Explain why the generation of 52 sorts into 13 pair of random number will not simulate the dealing of a complete pack. ऐसा क्यों होगा? ये प्रॉब्लम बताइए, प्रॉब्लम आएगी, वो क्या प्रॉब्लम आएगी जब आप रैंडम नंबर जनरेट कराएंगे तो पूरे 52 कार्ड शायद डील नहीं हो सके। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि रैंडम नंबर में तो जीरो भी आता है और रैंडम नंबर में तो नंबर रिपीट भी होते हैं। अगर चारों सेट में मैं सिर्फ एक कार्ड नंबर 5 की बात करूं तो कार्ड नंबर 5 क्लब में भी होगा, कार्ड नंबर 5 डायमंड में भी होगा, कार्ड नंबर 5 हार्ट में भी होगा, कार्ड नंबर 5 स्पेड में भी होगा। डुप्लीकेशन तो होगी मगर चार से ज्यादा नहीं होगी। तो 5 अगर 4 टाइम्स आ रहा है तो ठीक है, लेकिन 4 टाइम्स से ज्यादा आ जाए तो इसका मतलब डुप्लीकेशन हो गई, पूरे 52 कार्ड्स के साथ डील नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए फिर? यू गॉट 1 मिनट टू थिंक। ये वैसे मुश्किल है सवाल, ये मुश्किल है सवाल। अब देखें, पहली बात ये तो आसान था, ये आपने एक्सप्लेनेशन दो दी थी, मैं सोल्यूशन की बात कर रहा था, सोल्यूशन मुश्किल था, सोचना ही आगे समझा रहे हैं आपको। A representation of dealing out the card is shown below। बोलता है कार्ड वैल्यूज 1 2 3 4 यहाँ पर है और 1 से शुरू करके 13 तक यहाँ पर है। तो ये कार्ड की वैल्यूज है जो है, चार सेट है और हर सेट में 13 कार्ड्स हैं। इस किस्म का डेटा कहाँ कंप्यूटर में कहाँ पढ़ा है आपने? व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज दिस? एरेज, कौन सी एरेज है? 1D 2D? 2D है, वेरी गुड। तो एक बात तो चलो ठीक हो गई कि एरे है और 2D है। क्या ये स्टैटिक है क्या डायनेमिक है? आपको रोज का पता है या नहीं पता? पता है तो स्टैटिक है, पता है तो स्टैटिक है। कितनी रोज है आपको पता है? 4 रोज है। कितने कॉलम्स है आपको पता है? 13 कॉलम्स है। इसका मतलब है यू हैव अ मैट्रिक्स ऑफ व्हाट, 13 इंटू 4। अब करना ये है, जैसे ही रैंडम नंबर जनरेट होगा, आपने इंटर किया 4 और 5, तो 4 और 5 का मतलब है कि ये 4 सेट सूट जो है वो नंबर 4 है, कार्ड नंबर 5 है, तो इसको आप ट्रू कर दें। जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो तो पूरा डबल डायमेंशनल एरे सबको फॉल्स कर दो। और जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो रैंडम नंबर जनरेट करे तो जो नंबर जनरेट हो उसको आप ट्रू कर दें। इससे आपको पता लगेगा ये कार्ड फेंका जा चुका है। बात समझ आ रही है? अब कभी भी आपको दोबारा वो नंबर जनरेट होता है, नंबर जब भी जनरेट होगा तो आप पहले जाएं, यहां जाके चेक करें क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर एक नंबर जनरेट हुआ है मिसाल के तौर पे 3,7, तो आप 3,7 पे जाएंगे तो 3 ये और 7 ये देखा फॉल्स है या ट्रू है? हाँ जी फॉल्स है। फॉल्स है तो ठीक है जी, इसको आप ट्रू कर ले, कार्ड फेंका जा चुका है। अब हमने फेंक दिया कार्ड, ये रैंडम नंबर एक्सेप्ट कर ले कंप्यूटर। लेकिन दोबारा से अगर 3 और 7 आ जाए तो ये फिर वहां जाए चेक करे ट्रू है फॉल्स है, देखिए ट्रू है, ट्रू है तो ये इग्नोर करे इसको, ये दोबारा इसको एक्सेप्ट ही ना करे, रिजेक्ट कर दे। गेटिंग माय पॉइंट? तो कहते हैं द टेबल शोज टू कार्ड हैव बीन डेड सो फार। ये टेबल आपको बता रहे हैं कि दो कार्ड जो है अभी तक डील किए जा चुके हैं। 3 ऑफ हार्ट्स, 3 ऑफ हार्ट ये 3 है, थर्ड नंबर का कार्ड है हार्ट का, ये डील किया जा चुका है। एंड जैक ऑफ क्लब, और जैक डील किया जा चुका है क्लब का। बात समझ आ गई? When each card is dealt, the appropriate cell changes from false to true। जब कार्ड फेंका जाएगा तो वो false से true हो जाएगा। The program will output the student the card value in the order in which the cards are dealt। अब आपका प्रोग्राम आउटपुट करेगा। पहले तो ये कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो इस पूरे के अंदर false लिख दे। तो यहां पर हम ले लेते हैं कार्ड पैक के नाम से एरे।
कार्ड पैक के नाम से अगर एरे है हमारे पास और आपको अगर प्रोग्राम लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? मुझे पूरे एरे में फॉल्स 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 लिखना है। 4 रोज सी 13 कॉलम्स है, सारे में सारे को फॉल्स से भरना है। आप क्या लिखेंगे? वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर तो करते हैं, वो समझ लो, कर लिया मैंने उसको डिक्लेयर। खाली मैं एरे को करा देता हूँ। एरे हमारे पास था कार्ड पैक, और कार्ड पैक की जो एरे है उसका जो साइज है वो है 1 से लेके 4 तक की रोज है, कॉमा 1 से लेके 13 तक के कॉलम्स है। और इसको हमने कर दिया ऑफ बूलियन, क्योंकि हमने ट्रू एंड फॉल्स इसमें लिखना है। ठीक, इसके अलावा 2 वेरिएबल हमें चाहिए होंगे, आई कॉमा जे ले लें या रॉ कॉमा कॉलम ले लें। पेपर में अगर एग्जामिनर ने ऑलरेडी आपको दिए हुए वो वेरिएबल आप उन्हीं को यूज करेंगे, और ये जो है ये इंटीजर वेरिएबल होंगे। जब भी इस तरह की बात होती है डबल डायमेंशनल की, तो आपको रॉ के लिए भी लूप चलाना होता है और कॉलम के लिए भी लूप चलाना होता है। तो फॉर रॉ इज इक्वल्स टू 1 2 4। तो नेक्स्ट कर लेंगे, या स्यूडो कोड में इसको एंड 4 भी लिखते हैं, एंड 4 लिख दिया आपने। और दूसरा फॉर कॉलम इज इक्वल्स टू या एरो 1 2 13, और इसके लिए भी आपको एंड 4 लिखना है। बात समझ आ गई? अब उस एरे में जाना है, उस एरे में जाना है, और ये वैल्यूज किस तरह से जनरेट करेंगे हमारे लूप? जब लूप चलेंगे तो वैल्यूज किस सीक्वेंस में जनरेट होंगी? 1 2 3 4। जब लूप रन होगा तो किस तरह से नंबर्स आगे बढ़ेंगे, किस तरह से ये काम करना चाहिए, ये बात हम करने जा रहे हैं। 13 रोज हैं आपके पास टोटल। ये फॉल्स लिखना है हमने, तो ये फॉल्स किस तरह से फिल करेगा? रॉ की वैल्यू होगी 1, फिर रॉ की वैल्यू चेंज देर के बाद होगी, काफी देर बाद होगी, क्योंकि फिर ये अंदर वाले लूप में आएगा और इसको चलाएगा 13 टाइम्स। तो इस तरह फिल करेगा इसको हॉरिजॉन्टली 13 तक जाएगा, और जब इस लूप से बाहर निकलेगा फिर इस रॉ को चेंज करेगा 2, तो ये नेक्स्ट रॉ पे आएगा, फिर इस तरह फिल अप करेगा। और इस तरह ये सारे को फिल करेगा किससे? ट्रू फॉल्स के लिए एफ लिख लें या फॉल्स लिख दें, पूरा फॉल्स लिखें या एफ लिखें, वो आपकी मर्जी है। और इस तरह से हमें फिल करना है इसको। जी, इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? कार्ड पैक ब्रैकेट आर कॉमा सी ब्रैकेट क्लोज एरो फॉल्स। मतलब पूरे में आपने ही कर लिया। उसके बाद आपने रैंडम नंबर अगर जनरेट कराने हैं तो आप रैंडम नंबर जनरेट कराएंगे। यहाँ पर पहला रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा, फिर दूसरा रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा, और फिर आपने उस लोकेशन पे जाके चेक करना है कि वहां ट्रू है या फॉल्स है। वो कैसे चेक करेंगे आप? एफ कार्ड पैक, कार्ड पैक में जाना है, R1 कॉमा RC पे जाना है और जाके चेक करना है कि इज इट इक्वल्स टू ट्रू, क्या ये ट्रू है ऑलरेडी? अगर ट्रू है तो वहां पर फिर इंटर नहीं करना है, फॉल्स है तो इंटर करना है, फॉल्स है तो एंटर करना है। R1 R2 सॉरी।
ठीक है, ये तो वो वेरिएबल है जो मैंने ऐसे ही जनरल लगा दिया। अगर देन ऐसा है तो फिर क्या करें, हाँ जी फिर इस कार्ड को हम डील कर सकते हैं, ये नंबर एक्सेप्ट कर ले और इसको ट्रू कर दे, यहाँ पे इसको ट्रू कर लेंगे, फॉल्स था तो ट्रू कर दे, मतलब ये कार्ड फेंका जा चुका है, एंड अदरवाइज वो रिजेक्ट होगा। और ये काम भी लूप में चलना चाहिए, और लूप कब तक, जब तक के पूरे 52 कार्ड्स ना फेंक दिए जाएं, while the card number is not equals to 52 deal count। अब देखते हैं यहाँ पे चलाकर इसके असल क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे इसने कॉल किया इनिशियलाइज पैक। ये कॉल क्या चीज है, ये फंक्शन है या प्रोसीजर है? ये प्रोसीजर है। अब इसको चेक करें यहाँ जाके क्या कर रहे हैं, देखें आपको समझ आ रहा है या नहीं, चेक करें। ये वही है जो अभी किया था हमने, ये वही है जो अभी किया था हमने। जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो सबको फॉल्स से भर देगा पूरे टेबल को, इसको इनिशियलाइज करना कह रहा है। अगर ये न्यूमेरिकल होता तो हम जीरो से भर देते, इसी बात को वो कहता है ट्रू और फॉल्स ना लिखो, जीरो और वन लिखो, अब इसको जीरो से भर देते। ये तो एक बात हो गई। फिर यहाँ पर आया तो कहता है डील काउंट जीरो। ये डील काउंट का जो वेरिएबल है ये उसने कार्ड को काउंट करने के लिए लगाया। टोटल कितने कार्ड है? 52। तो डील काउंट को अभी स्टार्ट किया उसने जीरो से और एक लूप चलाया, व्हाइल डील काउंट नॉट इक्वल्स टू 52 एंड व्हाइल, यानी उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि डील काउंट की वैल्यू क्या नहीं हो जाती, 52 नहीं हो जाती, क्योंकि उस मैजिशियंस को पूरे 52 कार्ड से डील करना है। क्लियर है बात? यहां से आगे बढ़े तो पहला रैंडम नंबर जनरेट होगा, 1 से 4 की रेंज में ये 3 आ गया, और फिर रैंडम नंबर जनरेट होगा, ये 8 आ गया सपोज। फिर ये उस एरे में जाएगा, तीसरी रो के 8 कॉलम में जाएगा और जाके चेक करेगा क्या वो फॉल्स है। अगर वो फॉल्स है तो इसको एक्सेप्ट करके ट्रू कर देगा, मतलब ये रैंडम नंबर एक्सेप्ट कर दो, ट्रू कर देगा। और न्यू कार्ड की वैल्यू उसने ट्रू कर दी, मतलब ये कार्ड, नया कार्ड हमारा एक्सेप्ट हो गया। और आउटपुट कर दिया उसने, क्या चीज है उसने आउटपुट की, क्या चीज है, सूट नंबर भी यानी 3 और कार्ड की वैल्यू यानी 8। लेकिन कार्ड की वैल्यू अगर 1 है तो ये 1 ही प्रिंट कर देगा, जबकि प्रोग्राम में कह रहा था कि 1 का मतलब एस होता है। और अगर कार्ड की वैल्यू यहाँ अपने 10 है, अगर कार्ड की वैल्यू यहाँ पर 10 है या 11 है तो कार्ड की वैल्यू 10 ही प्रिंट हो जाएगी, जबकि वो कह रहा था 10 जो है वो जैक होता है, 11 क्वीन होता है। सही है, इस तरह उसने कहा था। तो उसकी बात अभी यहाँ करवा नहीं रहा, वो क्वेश्चन आगे करेगा आपसे यार। बस उसके बाद इस लूप से बाहर आएगा, जब एक कार्ड की बात हो जाएगी तो डील काउंट में +1 करेगा, यानी ये लूप जो है ये इस तरह से काउंटिंग करता चला जाएगा। यहाँ पर आए बाहर इससे, तो अब ये सवाल तो उसने पूरा ऊपर दिया, प्रोग्राम बना के दिया, ना उससे प्रोग्राम लिखवा रहे हैं ना कुछ, आपको तो सवाल बड़े आसान से दे रहे हैं। आपसे पूछ रहे हैं स्टेटमेंट विच मार्क्स द एंड ऑफ द कंट्रोल लूप, एंड ऑफ द कंट्रोल लूप। काउंट कंट्रोल लूप कौन सा होता है? फॉर का लूप होता है। तो 32 और 33 पे बात कर रहे हैं, 32 और 33 पे एंड ऑफ द कंट्रोल लूप हो रहा है, यानी फॉर का लूप एंड हो रहा है। मैं जहां था बात समझ आई आपको ये? उसके बाद कह रहे हैं लोकल वेरिएबल कितने यूज हुए हैं। लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो फंक्शन और प्रोसीजर के अंदर होते हैं, वो लोकल वेरिएबल होते हैं। यहाँ फंक्शन तो कहीं है ही नहीं, यहाँ फंक्शन तो कहीं है ही नहीं। तो यहाँ पे प्रोसीजर दिखाया है, उसके अंदर इतने वेरिएबल दिखाए आई और जे, ये प्रोसीजर के अंदर है, यानी एक प्रोग्राम मेन है और एक इसने दिखाया है प्रोसीजर, और प्रोसीजर के अंदर ये वेरिएबल इसने दो डिक्लेयर किए आई और जे। तो जो लोकल वेरिएबल में जो वेरिएबल प्रोसीजर के अंदर होते हैं उनको लोकल कहते हैं। अगर आप इनको भी लोकल कहोगे तो पूरी बात उसको लिखना, फिर पूरी बात लिखना अपने आंसर में कि these are the local variable of the main procedure। ये मेन प्रोसीजर के हैं। हमने क्या पढ़ा था, जो मेन के अंदर होंगे वो मेन के लोकल वेरिएबल है, जो प्रोसीजर के अंदर होंगे वो प्रोसीजर के लोकल वेरिएबल है, और जो इन दोनों के ऊपर होंगे वो ग्लोबल है। तो ये पूरी बात समझाना फिर एग्जामिनर को, ये प्रिसाइजली अगर आप समझाओगे तो ऐसे समझाओगे कि all the variables that are declared in the main procedure are called local variable of the main procedure only।
प्रोसीजर डिक्लेयर्ड इनसाइड द यूजर डिफाइंड प्रोसीजर, तो वो यूजर डिफाइंड में लोकल वेरिएबल होंगे। एंड वेरिएबल डिक्लेयर्ड ऑन द टॉप आर नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। तो आप इंडिकेट भी करते हुए जाए कि ये लोकल वेरिएबल आई और जे है इसके, और ये लोकल वेरिएबल, क्योंकि इसने देखो ये बताया नहीं है, इसने ये बताया नहीं है कि ये मेन है, बताया है? नहीं बताया। इसका मतलब अब प्रोग्राम लिखना शुरू हो गया तो हो सकता है ये प्रोग्राम के टॉप पे डिक्लेयर्ड है, हम तो यही समझेंगे टॉप पे डिक्लेयर्ड है, तो इसकी आप बात ही ना करें फिर। सही है, आगे बढ़ते हैं। Initialization of a variable used as a counter but not to control account control loop। पहले तो इसका मतलब समझाओ। इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल मतलब उसको क्या इनिशियलाइज किया, कोई स्टार्टिंग वैल्यू दी आपने। यूज एज अ काउंटर, जो काउंटर के तौर पे यूज तो हुआ है, यानी +1 हो रहा है उसमें, +1 हो रहा है उसमें, बट नॉट टू कंट्रोल अकाउंट कंट्रोल लूप। वो फोर के लूप को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, वो कुछ और काम कर रहा है। सब कौन सा है? इनिशियलाइजेशन की उसकी आपने कहां की है? डील काउंट 0, लाइन नंबर 8 पे डील काउंट 0 ये वाला। तो आप देखें ये फॉर के लूप में यूज नहीं हो रहा है, फॉर के लूप में यूज नहीं हो रहा है, ये फॉर के दोनों लूप में ये यूज नहीं हो रहा है। ये यूज कहां पर हो रहा है? काउंट इज इक्वल्स टू काउंट +1, ये काउंटर की तरह चल रहा है, काउंटर की तरह काम कर रहा है, यानी प्लस भी कर रहा है, मगर ये काउंटर कंट्रोल लूप के अंदर नहीं यूज हुआ, ये यूज हुआ है व्हाइल के लूप के साथ, प्री कंडीशन लूप के साथ। बात समझ आई है? इसके बाद कह रहे हैं बिल्ट इन फंक्शन कहां का यूज हुआ है यहाँ पे? बिल्ट इन फंक्शन लेफ्ट राइट लेंथ रैंडम इंटीजर, तो 12 एंड 13 पे रैंडम एंड रैंडम ये बिल्ट इन फंक्शन है। इसके अलावा कोई और बिल्ट इन फंक्शन इसमें यूज नहीं हुआ है। नंबर ऑफ प्रोसीजर्स कितने यूज हुए हैं? एग्जामिनर ने एक ही प्रोसीजर बनाया एंड में जाके, प्रोसीजर एंड प्रोसीजर एक ही बनाया है। कॉपी द कंडीशन व्हिच इज यूज्ड टू कंट्रोल अ प्री कंडीशन लूप, व्हाइल के साथ ये कंडीशन लिख के इसको कॉपी करो। हाँ, प्री कंडीशन लूप, प्री कंडीशन लूप व्हाइल का लूप होता है, पोस्ट कंडीशन लूप रिपीट अंटिल वाला होता है, काउंटर कंट्रोल लूप फॉर वाला होता है। एक्सप्लेन पर्पस ऑफ लाइन नंबर 14 एंड 19। अभी मैंने समझाया था आपको 14 और 19 का काम क्या है। ये क्यों करने की जरूरत पड़ी कि फॉल्स है तो ट्रू कर दो। वेरी गुड। So to see whether the card has been dealt earlier or not. If the card has been dealt earlier, so you don't need to accept that. You need to go for regeneration of the random number. कार्ड अगर डेल्ट हो जाएगा तो आप उसको ट्रू कर देंगे, to avoid duplication। इसने बोला डिक्लेरेशन ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल एट लाइन नंबर 5। लाइन नंबर 5 को उसने डिक्लेरेशन की नहीं थी, छोड़ दी थी। कार्ड पैक यानी एरे को डिक्लेयर करना था, एरे को डिक्लेयर करना था, वो आपने करके दिखाना है। सही है, 0 से नहीं किया, 1 to 4 1 to 13 किया। क्यों? क्योंकि रेंज फ्रॉम 1 to 4 एंड 1 to 13 क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होता तो फिर वो 0 से स्टार्ट होता। फिर क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन को एक्सपेंड कर रहे हैं फर्दर। कहते हैं लाइन नंबर 18 इन द डिजाइन शोज द न्यू कार्ड हैज बीन डेल्ट ईच टाइम। आउटपुट यहाँ पे कर रहा था सूट नंबर, यानी कौन सा सेट नंबर है 1 है, और 1 का कौन सा कार्ड नंबर फेंका गया है 9, या 1 का 1, तो 1 का 1 एक्चुअली वो एस है, या अगर 1 का 10 है तो वो जैक है। ये कन्वर्ट नहीं कराया, 10 नहीं सॉरी 11 जैक है, तो ये कन्वर्ट नहीं कराया था उसने। अभी नंबर्स को कन्वर्ट कराने के, अगर 1 हो तो एस हो जाए, और 11 हो तो जैक हो जाए, 12 हो तो क्वीन हो जाए, 13 है तो किंग हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए आप चेक करेंगे अगर कार्ड वैल्यू, इफ कार्ड वैल्यू क्या, इफ कार्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 है, देन
then the card title would be ace, card name would be ace. तो if कमांड लिखो या केस की कमांड लिखो, दोनों से हो जाएगा, ये बता रहे हैं यहाँ पर। लाइन नंबर 18 के लिए आपने ये काम करना है कि ये आपका प्रोग्राम एस जैक क्वीन और किंग कार्ड नेम कैलकुलेट कर दे। कैसे कैलकुलेट होगा? ऐसे कैलकुलेट होगा। कार्ड की ये वैल्यूज है, ये नंबर के लिए है। इसके अलावा अगर नंबर है तो उनको इस तरह कन्वर्ट करना है कि 1 के ऊपर कार्ड नेम आ जाना चाहिए एस, और 11 पे आ जाना चाहिए जैक, 12 पे आ जाना चाहिए कार्ड नेम क्वीन, 13 पे आ जाना चाहिए किंग। अदरवाइज कार्ड नेम जो होगा वो कार्ड वैल्यू होगा। यानी अदरवाइज अगर 2 नंबर का कार्ड है तो उसका कार्ड नेम 2 ही होगा। बात समझ आ रही है? सेलेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर कह रहे हैं यहाँ सेलेक्ट लिखोगे फिर भी मान लेगा, केस लिखोगे फिर भी मान लेगा, तुम्हारा एहसान होगा, बस तुम लिख दो। हाँ हाँ, वो फिर भी हो जाएगा। लेकिन क्योंकि कार्ड नेम की बात कर रहे हैं तो ऊपर कार्ड नेम का वेरिएबल यूज नहीं हुआ था, ये तो यहाँ यूज हुआ है ना। कार्ड नेम इक्वल्स टू कार्ड वैल्यू उसने यहाँ किया है, सही है। या तो आप इसको अदरवाइज में डालें या इस तरह डालें, इन दो में चॉइस है आपके पास। तो इसके लिखने का तरीका ये है कि केस लिखेंगे, ऑफ लिखो या ना लिखो, जो ब्रैकेट में एग्जामिनर का मतलब है लिखो या ना लिखो। ऑफ के बाद कार्ड वैल्यू लिखेंगे आप। कार्ड वैल्यू वो वेरिएबल है जिसपे सारे केसेस डिपेंड कर रहे हैं। केस नंबर 1 ये है। अब केस का वर्ड आप लिखें या ना लिखें चलेगा, लेकिन ये नंबर जरूर लिखें, कॉलन जरूर लिखें और आगे इसी तरह से लिखें। तो केस की कमांड आपको लगानी आती है। वैसे ये केस की कमांड इस तरह लिखते थे। स्यूडो कोड में अगर आपको लिखना है तो एंड की हटा दो, इसके अलावा एंड केस लिख दो यहाँ पे। ये जरा तमीज से किया हुआ है काम। और यहाँ पर एरो आ जाएंगे सारे। इतना भी किया तो एग्जामिनर कहता है ठीक है यहाँ पे ये मत लगाओ, ये ना लगाओ, केस ना लिखो बार बार, अच्छा ओके। एग्जामिनर कहता है यहाँ कोलन लगा दो और उसको साथ ही ज्वाइन कर दो। गॉट इट? यहां से आगे बढ़े। A program is to process a set of integers. Hello, hello। एक प्रोग्राम है जिसके अंदर प्रोसेस करने हैं सेट ऑफ इंटीजर्स को। इंटीजर्स आर स्टोर्ड इन एन एरे, नाम, एक नाम के नाम से एरे है। n एलिमेंट्स आर टू बी प्रोसेस, n का मतलब पता नहीं कितने। The pseudocode for this program is shown here, और ये pseudocode है। बाकी के प्रोग्राम को तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको ये तो एक नजर में पता होना चाहिए क्या कर रहे हैं जी। स्वैपिंग कर रहा है, वेरी गुड। और जहां स्वैपिंग होती है वो सॉर्टिंग होती है। और सॉर्टिंग में मैंने आपको समझा के गया था, देखो ये 30 है और ये 3 है। अगर इसको 1 बोले, इसको 2 बोले, इसको मैं अगर j मान रहा हूं तो इस लोकेशन को मुझे क्या मानना पड़ेगा? j प्लस 1। तो मुझे कंपेयर करना पड़ेगा नम j को नम j प्लस 1 के साथ। मुझे कंपेयर करना पड़ेगा if num j मोर देन हो num j प्लस 1 के साथ। और यही काम यहां पर हुआ हुआ। ये num j का मतलब है ऊपर वाला नंबर 30। क्या 30 बड़ा है 3 से? हाँ जी, 30 बड़ा है 3 से, तो स्वैपिंग होनी चाहिए। 3 ऊपर जाना चाहिए, 30 नीचे आना चाहिए, तो इसीलिए स्वैपिंग कर रहे हैं। तो ये 30 को नीचे ले आएगा, ये 30 को नीचे ले आएगा और 3 को ऊपर करेगा ये। तो इसने स्वैपिंग कर देनी है, 3 ऊपर कर देना है और 30 नीचे कर देना है। ये पेयर बाय पेयर चेक करेगा इस तरह। उसके बाद अब दूसरा पेयर चेक करेगा इस तरह, इस 30 को 5 के साथ चेक करेगा। अब ये j बन जाएगा और ये j प्लस 1 बन जाएगा। बात समझ आ रही है? इस तरह चलता जाएगा। कब तक? अगर ये लिस्ट एंड हो रही है 50 पे,
तो आपको 50 तक का लूप नहीं चलाना है, आपको 49 तक का चलाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जे हो जाएगा तो इसके बाद वाला क्या हो जाएगा, J+1, तो कंपैरिजन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसलिए इसने n-1 तक का लूप चलाया है। n का मतलब है टोटल लेंथ से एक कम। बाकी इसने जे को आगे बढ़ाया है, हर मर्तबा कंपैरिजन करने के बाद जे को आगे बढ़ाया ताकि नेक्स्ट कंपैरिजन इन पेयर हो सके। असल में सवाल है क्या, सवाल ये है कि आपको उसने एरे दिखाया 1 से लेके 5 आइटम की है, आपने प्रोग्राम को देखना आई की वैल्यू 1 हो गई है तो पहली बार आई की वैल्यू 1 हो गई है, ये हो गई है। उसके बाद यहाँ पर आएगा जे की वैल्यू 1 करेगा तो जे की वैल्यू 1 हो गई है। उसके बाद यहाँ पर आएगा जे की वैल्यू 1 है और J+1 यानी 2, तो 1 नंबर के साथ 2 को कंपेयर करेगा, मतलब 11 और 16 को कंपेयर करेगा। 11 और 16 को कंपेयर करेगा, क्या क्या चेक करेगा, क्या 11 बड़ा है 16 से, पहला नंबर बड़ा है दूसरे नंबर से, नहीं है, तो इसका मतलब है अंदर जाएगा ही नहीं, स्वैपिंग होगी नहीं, अंदर स्वैपिंग हुई नहीं। जब स्वैपिंग हुई तो कोई चेंज नहीं दिखाया है यहाँ पे। उसके बाद इस एरे को देखें, अब जो कंपैरिजन J+1 हुआ, J+1 करके इसमें ऊपर जाना है। अब इसमें ऊपर जाना है, जे को कंपेयर करने, अब जे सेकंड वाला एलिमेंट हो गया और J+1 थर्ड वाला एलिमेंट हो गया। इसका मतलब है सेकंड और थर्ड का कंपैरिजन कर रहे हैं, 16 को 13 से कंपेयर करेगा, क्या 16 बड़ा है 13 से? हाँ जी। तो फिर इसने स्वैपिंग करके दिखाई आपको, देखो ये चेंज हो गया, ऊपर 16 था 13 था, 13 और 16 हो गया। इस तरह से आगे बढ़ेगा और पूरे एरे को आपने पूरे इसको स्वैप करके दिखाना है। अंदर वाले लूप में फंसा रहेगा ये जब तक के पूरे लिस्ट को चेक ना कर ले। जब पूरे लिस्ट को चेक कर लेगा फिर यहाँ से बाहर निकलेगा तो नेक्स्ट को चेंज करेगा, फिर इसको 2 करेगा और फिर यही प्रोसेस दोबारा से रिपीट करेगा, फिर दोबारा पूरी लिस्ट को गो थ्रू करेगा। और हर मर्तबा में जैसे आप यूं जाए कंपैरिजन करते हुए जाए, 11 और 16 को कंपेयर करा तो नो चेंज, 16 एंड 13 को कंपेयर किया तो 13 इधर आ जाएगा, 16 आगे बढ़ेगा। फिर 16 एंड 7 को कंपेयर करेंगे तो 16 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा। फिर 16 और 8 को कंपेयर करेंगे तो 8 इधर आ जाएगा और 16 इधर आ जाएगा। लिस्ट तो अभी भी सॉर्ट नहीं हुई है, लिस्ट अभी भी सॉर्ट नहीं हुई है, मगर एक काम जरूर हो गया है, क्या? हाईएस्ट नंबर ऑफ द लिस्ट हैज टेकन इट्स पोजीशन। इसको फिर आप दोबारा से इसमें शामिल नहीं करेंगे, बस ये सॉर्ट हो गया, आप इसको निकाल दो इसमें से। 16 को अब आपने टच नहीं करना है, दोबारा से पूरा ये दोबारा से सेकंड टाइम सेकंड साइकिल में फिर से कंपैरिजन होंगे, लेकिन लास्ट टाइम 5 कंपैरिजन हुए थे, अब 4 कंपैरिजन होंगे। बात समझ आ रही है? क्योंकि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ द लिस्ट है दैट हैज टेकन इट्स पोजीशन, उसको अब कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। कंपेयर अगर आप कर रही हैं तो आप टाइम ज्यादा लगेगा, प्रोसेसिंग टाइम बढ़ जाएगा, इनएफिशिएंट हो जाएगा। ये बिल्कुल इस तरह है कि अगर एक लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है, उसको मैं क्यों सॉर्टिंग का प्रोग्राम चला के टाइम वेस्ट करूं? ठीक है। और अगर आप फिर भी प्रोग्राम ऐसा लिख रही है कि जो फिर भी जाएगा सॉर्टिंग करने की कोशिश करे एक सॉर्टेड डेटा को, तो वो इनएफिशिएंट हो गया, ये नहीं करेगा ऐसा। तो एग्जाम में कभी यूं भी सवाल कर सकता है कि एक लिस्ट है, एक लिस्ट ये है और एक लिस्ट ये हो, कौन से डेटा पे ज्यादा टाइम लेगा ये, सेट 1 पे या सेट 2 पे? सेट 2 पे ज्यादा टाइम लेगा। आपने ये देखना होता है डेटा कौन सा ज्यादा अरेंज है और कौन सा कम अरेंज है, कौन सा डेटा ज्यादा अरेंज है। ऊपर वाला डेटा अरेंज ज्यादा है, इसमें ये 1 यहाँ जाना चाहिए और इसमें एक नंबर का फर्क आ रहा है, और इसके अंदर कितने नंबर का फर्क आ रहा है, इसमें भी एक ही नंबर का फर्क आ रहा है, मतलब दोनों एक ही जैसा काम करेंगे। मगर इसमें तीसरे कंपैरिजन में सॉर्ट हो जाएगा और इसमें चौथे कंपैरिजन में जाके सॉर्ट होगा, पहला वाला कम टाइम लेगा। अगर एक लिस्ट बिल्कुल ही उल्टी होती 8 52, इसको कर लो 2 1 8 53 1 24 और 6, इस तरह की लिस्ट है। और दूसरी लिस्ट ऐसे होती 3 4 5 6
और 1, खाली एक नंबर ऐसा है जिसको ऊपर जाना है, तो ये सॉर्टेड है, तो इसमें कम टाइम लगेगा, इसमें ज्यादा लगेगा। बात समझ आ रही है? ये अनसॉर्टेड लिस्ट है, इसमें काफी आइटम ऑलरेडी प्लेस किए जा चुके हैं, अरेंज है। तो यहाँ पे बोल रहा है पर्पस बताओ इसका क्या है। पर्पस ये कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा है। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा होता तो क्या चेंज करते इस प्रोग्राम में? कौन सा वाला? ये वाला साइन चेंज कर देते हैं। ये वाला साइन चेंज कर देते हैं, इसको आप लेस देन कर देते हैं। जो नवंबर के पेपर होते हैं ना, वो कंपैरेटिवली ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि रीटेक वाले दे रहे होते हैं। लेकिन अभी 2 सालों से देखा था कि नवंबर के इजी आए थे, पुराने पेपर में नवंबर डिफिकल्ट होते थे। इसमें इससे पहले वाला क्वेश्चन भी जबरदस्त कॉम्प्लेक्सिटी के साथ था, जो कार्ड्स वाला था, और ये भी जबरदस्त कॉम्प्लेक्सिटी के साथ है। मगर जो क्लास में सॉर्टिंग कर चुका है उसको तो देखते ही समझ आ रहा है यहाँ सॉर्टिंग हो या स्वैपिंग हो रही है, और ये मोर देन लेस देन साइन, बेसिक चीजें आपको पता है तो आप आंसर कर सकते हैं। Describe what evidence from the trace table suggests that the pseudocode is inefficient. There were no swap on the last pass. आखिरी पास में जाकर वो आखिरी पास तक जा रहा है, आखिरी पास तक जा रहा है, जबकि लिस्ट जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड थी। तो अगर आपका प्रोग्राम आप एक सॉर्टेड लिस्ट के ऊपर भी जा रहा है तो इसका मतलब वो इनएफिशिएंट है। व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। वेरिएबल का पर्पस बताना है। एन क्यों था? एन द नंबर ऑफ आइटम्स के लिए लिस्ट में जितने आए, और जे क्यों था? वो लूप को कंट्रोल करने के लिए थे अलग अलग, और टेम्प एक टेम्परेरी वेरिएबल था। इसके आगे सवाल इजी है, कहता है करेक्टर काउंट न्यू दिल्ली, और करेक्टर काउंट करता क्या वो ये बताएगा। रिटर्न द नंबर ऑफ करेक्टर इन द स्ट्रिंग। करेक्टर काउंट साउथ अफ्रीका में कितने करेक्टर है ये बता रहे हैं 12 में। तो यहाँ पर ये करेक्टर काउंट न्यू दिल्ली +3, तो पहले तो न्यू दिल्ली के करेक्टर काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 में प्लस करोगे 3। तो इसका आंसर न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल में नंबर प्लस कर सकते हैं, कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। अगर ये 3 स्ट्रिंग में होता है ऐसे, फिर हम लिखते हैं एरर, फिर प्लस नहीं हो सकता था, क्योंकि ये नंबर है वो स्ट्रिंग है, प्लस कैसे करें? अभी 9 + 3 हो सकता है, 12 आ जाएगा। 1 4 क्या करेगा? पहले ऊपर जाके देखे 1 4 करता क्या है। बार्सिलोना (3) किया तो ये 3 उठा के लाया, यानी 1 2 3। तो ये पोजीशन है, इस पोजीशन से, क्योंकि इसका नाम ही 1 4 है, एक करेक्टर उठा के लाएगा। तो आपको भी ऐसे करना है, श्रीलंका से उठा के लाना है 5th पोजीशन का लेटर, तो 3 4 5 एल उठा के लाएगा। यहाँ कहता है प्रोग्राम इज टू बी रिटन एज फॉलोज, द यूजर एंटर द स्ट्रिंग। यूजर ने एंटर किया एक स्ट्रिंग, जैसे कि एंटर किया उस यूजर ने ABC। द प्रोग्राम विल फॉर्म अ न्यू स्ट्रिंग विद ऑल स्पेस कैरेक्टर्स रिमूव्ड। न्यू स्ट्रिंग इज आउटपुट। अगर आपने इसको इस तरह दिया कि A स्पेस B स्पेस C, आपको ये आउटपुट इस तरह से कर देगा ABC, यानी ये आपने इनपुट किया था स्पेस के साथ, और ये बगैर स्पेस के दे देगा। तो ये बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है। न्यू स्ट्रिंग जो आपको बनाना है, इनपुट किया आपने स्ट्रिंग, वो ये था। न्यू स्ट्रिंग जो ये बनेगा। करेक्टर काउंट करो, करेक्टर काउंट के कितने करेक्टर है, तो 1 स्पेस 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो करेक्टर काउंट के तो पता लगा 5, तो लूप चलाया 1 से लेके 5, 1 से लेके J तक, यानी 1 से लेके 5 तक। अब क्या कर रहे हैं, एक एक करेक्टर उठा के लाएगा। तो पहले उठा के लाएगा A, फिर उठा के लाएगा स्पेस, फिर उठा के लाएगा B, फिर उठा के लाएगा स्पेस, फिर उठा के लाएगा C। अभी सबसे पहले उठा के लाया A, और उठा के लाके डालेगा नेक्स्ट 4 में, तो नेक्स्ट 4 में आ जाएगा A। चेक करेगा कि अगर ये स्पेस ना हो, नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, अगर ये ब्लैंक ना हो तो क्या करें, इस A को जोड़ दें, A को भेज दे किसमें, न्यू स्ट्रिंग में। तो न्यू स्ट्रिंग में A आ गया। उसके बाद एंड फॉर दूसरे लेटर पे जाएगा, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, तो स्पेस उठा के लाएगा, स्पेस उठा के लाएगा। यहाँ चेक करेगा क्या ये नॉट इक्वल्स टू स्पेस है, ये बात गलत हो गई, तो स्पेस है, तो इसका मतलब अंदर आएगा ही नहीं।
तो ये न्यू स्ट्रिंग में डालेगा ही नहीं, तो न्यू स्ट्रिंग में अभी तक यही है। फिर ये ऊपर वापस जाएगा और ये बी उठा के लाएगा, जब बी उठा के लाएगा तो नेक्स्ट चार में बी डालेगा और फिर चेक करेगा बी नॉट इक्वल टू स्पेस है, हाँ जी बी स्पेस नहीं है, तो फिर क्या करेगा, इसको ज्वाइन कर देगा ए के अंदर बी को। पुराना वाला न्यू स्ट्रिंग ए था, न्यू स्ट्रिंग में ज्वाइन करेगा न्यू नेक्स्ट चार को, नेक्स्ट चार बी है तो ए में बी को ज्वाइन करके इसमें डाल देगा। बात समझ आ रही है? तो इस तरह से ये ज्वाइनिंग करने का काम कर रहे हैं। तो कह रहे हैं इनपुट स्ट्रिंग की टाइप क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए। आई और जे क्या है, वो लूप के लिए इंटीजर होने चाहिए। नेक्स्ट चार एक कैरेक्टर है तो वो 4 होना चाहिए। न्यू स्ट्रिंग जो वो फॉर्म हो रहा है वो स्ट्रिंग होना चाहिए। ठीक है। An experienced programmer suggests this code would be the best design as a function. एक्सपीरियंस तजुर्बेकार प्रोग्रामर ये कहता है इसको फंक्शन से बनाओ, यूजर डिफाइंड फंक्शन से बनाओ। कंप्लीट द रीडिजाइन ऑफ द pseudo कोड एज फॉलोज, इसी को रीडिजाइन करो। इसको रीडिजाइन इस तरह करो कि यूजर इंटर करेगा माई स्ट्रिंग, फंक्शन कॉल्ड होगा और चेंज कर देगा, असाइन कर देगा एक वेरिएबल चेंज स्ट्रिंग। द फंक्शन हैज आइडेंटिफायर रिमूव स्पेसेस। फंक्शन हैज आइडेंटिफायर, इस बात को समझेगा, आइडेंटिफायर का मतलब होता है नाम। फंक्शन का नाम होगा क्या, रिमूव स्पेसेस। और फंक्शन को जो इनपुट करेंगे वो ये होगा, यूजर इंटर कर रहे हैं माई स्ट्रिंग, ये फंक्शन को इनपुट दिया जाएगा और ये फंक्शन चेंज करके देगा चेंज स्ट्रिंग, ये आउटपुट होगा। तो यहाँ पर ये फंक्शन की कॉल आ रही है रिमूव स्पेस और आपने इनपुट किया, इस फंक्शन को दिया माई स्ट्रिंग। तो माई स्ट्रिंग जब आपने दिया तो यहाँ से फंक्शन कॉल होगा, इधर आएगा और इधर से ये स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग इसमें ट्रांसफर होगा इनपुट स्ट्रिंग में। इस फंक्शन को जो आप इनपुट करेंगे वो इनपुट स्ट्रिंग होगा। अब ये एक बड़ा प्रोग्राम दिखाया है इसने, इसमें ऐसा क्वेश्चन पास पेपर में शायद एक ही है। इसने इसमें मेन भी दिखाया और इसमें इसने यूजर डिफाइंड फंक्शन, यहां से ये मेन दिखाया है पूरा मेन फंक्शन और यहां से यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है इसने। तो मेन फंक्शन में कॉल कर रहे हैं इसको यूजर, इसको रिमूव स्पेस को, इसको कॉल कर रहे हैं यहाँ पे और इसके अंदर भेज रहा है माई स्ट्रिंग जो आपने इनपुट किया। ये इनपुट करने वाले स्ट्रिंग को इनपुट स्ट्रिंग कह रहा है और ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग। यानी आपने स्पेस के साथ स्ट्रिंग दिया और इसको ये बना देगा ए बी, ये सारे वेरिएबल है और उसके बाद इसने इसको काउंट किया और रिटर्न करा दिया। आपसे सिर्फ उसने मुख्तलिफ बातें की हैं, 2-3 बातें की हैं, ज्यादा बातें नहीं की, प्रोग्राम सारा खुद बना दिया है। सिर्फ आपसे डिक्लेरेशन कराई है वेरिएबल की, फंक्शन को कॉल करते वक्त वेरिएबल को ट्रांसपोज कराया डेटा को, ये बताया कि रिटर्न स्ट्रिंग क्या करना है वो आपने बताना है। और रिटर्न करते वक्त 2 तरीके समझाए थे आपको, जो आपने रिटर्न कराना है रिटर्न न्यू स्ट्रिंग, उसको या तो रिटर्न न्यू स्ट्रिंग कर दो या फंक्शन का नाम लिखो, एरो दिखाओ और न्यू स्ट्रिंग लिखो। ये सारे एस की कैरेक्टर्स दिखाए उसने, यहाँ पर आया तो कह रहा है नंबर में 5 है, यहाँ पर आया ASC ऑफ F ये बनता है 70। ऊपर से देख के आप बता सकते हैं F का कोड 70 है। उसके बाद कहता है num1 की वैल्यू, num1 की वैल्यू यहाँ 5 थी, यानी इसका आउटपुट भी नंबर है, इसकी वैल्यू भी नंबर है और इसकी z की वैल्यू भी एक नंबर है 90 और इनको हम प्लस करें तो नंबर को नंबर के साथ प्लस किया जा सकता है। तो तीनों नंबर को प्लस करें तो ये आंसर बन रहा है, क्या जाएगा ए में 165। यहाँ पे कह रहे हैं CHR मतलब कैरेक्टर बताओ किसका, 89 का। तो आप उल्टा काम करने जा रहे हैं, 89 का कैरेक्टर बताएं और यहाँ पे बता रहे हैं CHR करता क्या, अगर आप 66 लिखेंगे तो B बताएगा। एग्जाम्पल में समझा भी रहे आपको। तो यहाँ 89 की जगह पर आ जाएगा Y, 69 की जगह पर आ जाएगा E, इसकी जगह पे Y और 83 की जगह पर आ जाएगा यस। तो इस तरह ये तीनों जुड़ जाएंगे तो यस आ जाएगा किसमें, बी में। यहाँ पर आए तो कहते हैं करेक्टर काउंट करो, तो पहले आप करेक्टर काउंट ऊपर से सीख कर आए क्या होता है करेक्टर काउंट। करेक्टर काउंट साउथ अफ्रीका 12 यानी काउंट करके बताएगा टोटल लेटर है कितने। तो यहाँ पर करेक्टर काउंट करें बी में अभी हमने ट्रांसफर किया था क्या, यस। तो यस में कितने करेक्टर थे, 3। तो कह रहा है बी के करेक्टर काउंट करो, वो थे 3 और प्लीज के करेक्टर काउंट करो कितने, 6। 6 और 3 मिला के कितने हो गए, 9 हो जाएगा सी में, सही है। उसके बाद कहता है 1 कैरेक्टर निकालो करी सोर्स का 7th लेटर।
1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर का निकला एस, एस निकला। एस को क्या करो, एस का निकालो एस की कोड, एस का एस की कोड बना 83, 83 आउटपुट आ जाएगा। आई थिंक ये अब लास्ट क्वेश्चन होगा, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रोग्राम कोड कहता है प्रोग्राम इज टू बी रिटन इनपुट अ मैसेज स्ट्रिंग देन एनक्रिप्ट द मैसेज। इनपुट करना है और एनक्रिप्ट करना है, इनपुट करना है और एनक्रिप्ट करना है। एनक्रिप्ट करने का मतलब है मेरा जो ओरिजिनल डेटा उसको कुछ और बना दे, कॉम्प्लिकेटेड बना दे कि दूसरे को समझ में ना आए। अगर मैं ए लिख रहा हूं तो ए को के बना दे, बी लिख रहा हूं तो बी को जेड बना दे, कुछ और बना दे। कैसे बनाएगा, वही बोल रहे हैं इनपुट किया आपने मैसेज, तो मिसाल के तौर पे आपने मैसेज इनपुट किया ए बी सी, ये डेटा आपने एंटर किया ए बी सी। इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग अभी बना नहीं, अभी तो बनाएगा इसलिए इसको खाली रखा हुआ है पहले। फिर यहाँ पे उसने लूप चलाया 1 से लेके करेक्टर काउंट तक, करेक्टर काउंट माय मैसेज, तो करेक्टर काउंट करो कितना 3, तो इसका मतलब है माय मैसेज में 3 लेटर थे, तो 1 से लेके 3 तक का लूप चलाएगा, क्योंकि 1 फिर 2 फिर 3, एक एक लेटर को उठाना है इसने और कन्वर्ट करना है। अब उठा रहे एक लेटर को, कह रहा है 1 करेक्टर उठाओ माय मैसेज से आई की पोजीशन से, तो पहली पोजीशन से कितने उठा रहे हैं, एक लेटर उठाता है 1 करेक्टर, तो पहली पोजीशन से उठाएगा ए, पहली पोजीशन से उठाया इसने, इस पूरे का आंसर आया ए। फिर कह रहा है उसका एस की कोड निकालो, तो ए का एस की कोड हो गया 65, इसका मतलब ये भी सॉल्व कर लिया इसने। उसके बाद कह रहा है प्लस करो 3, तो 65 में प्लस करें 3 तो कितना हो जाएगा 68। ए था 65, 65 66 67 68, ए बी सी डी, तो ए को बना दिया डी। और उसके बाद एंड फॉर, जब ये सेकंड इसकी आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, जब आई की वैल्यू 2 होगी तो ये क्या करेगा, आई की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे सेकंड नंबर करेक्टर उठाएगा यानी बी उठाएगा। फिर बी का कोड निकालेगा 66, फिर इसमें 3 ऐड करेगा तो इसको कर देगा 69। तो ये जब आपने ए इंटर किया था तो 65 आया था, 3 इसमें प्लस किया था तो 68 हो गया था। तो फिर आपने दूसरे टाइम में बी इंटर किया तो 66 आएगा, 3 प्लस करेगा तो 69 बन जाएगा। तीसरी मर्तबा में सी था, इसका कोड 67 है, उसमें 3 प्लस करेगा तो 70, तो था एबीसी, बना देगा उसको क्या डीएफ। बात समझ आ रही है। और ये लूप चलेगा कितनी मर्तबा, जितना बड़ा स्ट्रिंग होगा, हमारे स्ट्रिंग में 3 ही लेटर थे ए बी सी, तो 3 मर्तबा चला। और हर मर्तबा जो कैरेक्टर बनाता जा रहा है, यानी ए को कन्वर्ट किया था डी पे, बी को कन्वर्ट किया था ई पे, सी को कन्वर्ट किया था एफ पे, तो डी ई और एफ एक एक लेटर निकालता जा रहा है, कन्वर्ट करता जा रहा है और ज्वाइन करता जा रहा है, किसमें इनक्रिप्ट में। कहता है एंड ज्वाइन करो सी एच आर और नेक्स्ट नाम, नेक्स्ट नाम वो था जो उसने प्लस करके निकाला था, यानी डी का कोड, ई का कोड और एफ का कोड, उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर ज्वाइन कर रहे हैं। बात समझ आ गई। तो जो एस की कोड निकाला था यहाँ पे, उस एस की कोड को वापस कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी डी का एस की कोड था उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। डी का एस की कोड कितना था 68, 68 को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो पहले एस की कोड था, फिर एस की कोड से ले जा रहे हैं कैरेक्टर पे, तो यू कन्वर्जन कर रहे हैं और जोड़ता जा रहा है और ज्वाइन करता जा रहा है, कैरेक्टर कैरेक्टर पे कन्वर्ट करके ज्वाइन करता जा रहा है, इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग में भेजता जा रहा है। बात समझ आई। यहाँ तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल रहा था, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिखना होगा, आपको तो यही लिखना होगा जो दिया हुआ है, अगर लिखने को आता तो। Encryption algorithm used to encrypt the message string entered by the user. For each and every character, replacement of character is calculated from the ASCII value. करा इसने ये सिर्फ ASCII value में +3 किया है। वैसे अगर मैं आपको यहाँ करके दिखाऊं, तो आपने जो स्ट्रिंग एंटर किया है वो स्ट्रिंग था पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को ये ब्रेक करें, उसकी लेंथ तक का लूप चलाया है, एक एक लेटर को ग्रैब किया। आपने तो एंटर किया होगा पाकिस्तान, इसमें उसको ब्रेक करना है, ग्रैब करना है, 1 से लेके लेंथ तक का लूप चला के उठाया एक एक लेटर को, हर लेटर को उठा के इसने इसको कोड निकाला, इसकी कोड, और एस की कोड निकाल के इसने क्या किया, उसने +3 कर दिया।
+3 करने के बाद ये नंबर क्या बन गया, 80 + 3 हो गया, तो ये 83 हो गया। और +3 कराने के बाद इसने इसको कैरेक्टर पे कन्वर्ट कर लिया। असल में था पाकिस्तान, अब ये बन गया ये। यहाँ पर अगर +3 करके और कॉम्प्लिकेटेड बनाना है इसको, तो आप कोई बड़ा नंबर यहाँ ऐड कर दें, और बड़ा ऐड करें, और कोर्स पे चला जाएगा, और बड़ा ऐड करें, और कोर्स पे चला जाएगा, उससे बड़ा कोड नहीं हो रहा है। तो लास्ट का क्या 255, वहां पे एक्सटेंडेड कोड्स आ जाते हैं, फिर 128 के बाद एक्सटेंडेड कोड्स आ जाते हैं। अब तो पढ़ ही नहीं सकता क्या था। जो इंक्रिप्ट कर रहा होता है, क्योंकि आपने प्रोग्राम बनाया, आपको पता है आपने कितना ऐड किया है, आपने 120 ऐड 128 आपने ऐड किया है। तो अगर आप ही डिक्रिप्ट करते हैं तो आप बना सकते हैं इसकी डिक्रिप्शन का प्रोग्राम, तो आपको -128 करना पड़ेगा, तो ये डिक्रिप्ट हो जाएगा। इसी काम को उल्टा करते रिवर्स में डिक्रिप्शन हो जाएगी। कैसे? कि जो डेटा आपके पास है, आपने इंक्रिप्शन का बनाया था, ये इंक्रिप्टेड डेटा है जिसको हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं, ये आपके पास है या आपके फ्रेंड के पास है, उसको आपने डिक्रिप्शन का प्रोग्राम बना के भेज दिया। डिक्रिप्शन कैसे होगी? तो इसका कोड निकाले पहले क्या है, फिर इसके कोड में से माइनस कर दे, कितना 128 माइनस करे, इसे माइनस किया और वापस इसको करेक्टर में कन्वर्ट करा लिया, तो वो इंक्रिप्शन थी और ये डिक्रिप्शन है, ये वापस पाकिस्तान। सही है? ये कोई बहुत बड़ा गेम नहीं होता है, मतलब आप उस स्टैंडर्ड पे आ चुके हैं जो जैसे प्रोफेशनल लेवल के काम होते हैं, आपको एटलीस्ट स्यूडो कोड लिखना आ गया है, सोचना आ गया है, और आप यहाँ से जब फारिग होंगे ए लेवल्स करके आपकी ब्रेक आती है, तो आप इंटर्नशिप कर सकते हैं किसी सॉफ्टवेयर हाउस में 4-6 महीने की। जब तक कि आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, उससे पहले आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा कि प्रोफेशनली काम कैसे होता है। और फिर जैसे कराची में कंपनी है सिस्टम कंसल्टेंट्स के नाम से है, तो सिस्टम कंसल्टेंट्स वाली कंपनी यहाँ पे बड़ी जबरदस्त है। जितने ऑनलाइन है आप लोग जा सकते हैं। यहाँ पे क्लास में एंड करूंगा, ठीक है? हैव अ गुड डे।